हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट मेथड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए। और 6th सेमेस्टर में इस टॉपिक से कोई ना कोई सवाल हमेशा उठता रहा है, हमारे एग्जाम में आया है। ठीक है, तो बीएससी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक, आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ फिर आपके साथ हैं, जिसका नाम है स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट मेथड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस टॉपिक को करने से पहले हमें इस टॉपिक के बारे में क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। तो सबसे पहले इस टॉपिक का हम स्ट्रेन के बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा। और उसके बाद जो स्ट्रेन के बारे में आइडियल बिहेवियर ऑफ अ स्ट्रेन, एक टॉपिक ये रहेगा, आइडियल बिहेवियर ऑफ स्ट्रेन, या फिर हम बोल सकते हैं करैक्टर ऑफ आइडियल स्ट्रेन। एक आइडियल स्ट्रेन के क्या क्या करैक्टर होने चाहिए। और इसके अलावा थर्ड पे हम बात करेंगे मेथड ऑफ स्ट्रेन इंप्रूवमेंट, मेथड्स की, और स्ट्रेन क्यों जरूरी है इसको भी हम यहीं पे डिस्कस कर लेंगे कि स्ट्रेन इंप्रूवमेंट हमारे लिए जरूरी क्यों है। इस टॉपिक को भी हम यहीं पे डिस्कस कर लेंगे इसके साथ ही। इसके बाद तीनों को डिस्कस करने के बाद एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेन इंप्रूवमेंट, और इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे इसमें से आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे मेनली टॉपिक रहेंगे आज की इस वीडियो के। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से कि व्हाट इज स्ट्रेन। तो सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन को सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। स्ट्रेन क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्पीसीज, किसी भी स्पीसीज का कोई ग्रुप, ठीक है, विच इज हैव इट्स यूनिक आइडेंटिफिकेशन एंड कैन नॉट मैच विद सब ग्रुप ऑफ स्पीसीज। अपने जैसे ही कोई सब ग्रुप ऑफ स्पीसीज उसके साथ मैच ना खाता हो, इसकी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो, उसी को हम बोलते हैं इसका स्ट्रेन। फॉर एग्जाम्पल, एक स्ट्रेन को लिखने के लिए हम जब किसी भी स्ट्रेन को लिखते हैं, हाउ वी राइट अ स्ट्रेन। एक किसी स्ट्रेन को अगर हम लिख रहे हैं, एक मिनट, अगर किसी स्ट्रेन को हम लिख रहे हैं तो उस दौरान हमें क्या क्या ध्यान रखना है। एक स्ट्रेन को हम लिख रहे हैं तो वो सिंबल में होना चाहिए, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई सिंबल में भी हो सकता है, नंबर में भी हो सकता है, इसके अलावा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी हो सकता है। नंबर है, सिंबल है, या अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। फॉर एग्जाम्पल, ई कोलाई को देखते हैं हम। एग्जाम्पल के लिए ई कोलाई ले लेते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। ई कोलाई को देखें तो इसका नेम है K12, इसका जो स्ट्रेन है SK12 रहता है। ई कोलाई का ये बेस्ट एग्जाम्पल है। अब बात आती है, यहां तक समझ में आया स्ट्रेन क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्पीसीज होता है जो अपनी ही सब स्पीसीज के ग्रुप से मैच नहीं करता, यानी कि उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेन बोलते हैं। और स्ट्रेन अलग अलग जो सिंबल में लिखा जा सकता है, नंबर में लिखा जा सकता है, अल्फाबेट्स में लिखा जा सकता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि ई कोलाई का जो स्ट्रेन है उसका नाम K12 है, तो K12 क्या है? इसका स्ट्रेन। ये स्ट्रेन की आइडेंटिफिकेशन रहती है। इसके बाद चलते हैं, एक स्ट्रेन है उसकी आइडियल बिहेवियर क्या क्या होंगे। एक स्ट्रेन है उसके आइडियल बिहेवियर क्या क्या होंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, व्हाट इज आइडियल बिहेवियर ऑफ अ स्ट्रेन। एक स्ट्रेन है उसके आइडियल बिहेवियर क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला, एक स्ट्रेन को हमेशा रैपिड ग्रोथ करना चाहिए। कोई भी स्ट्रेन है उसको सबसे पहला करैक्टर है वो कहता है कि उसको रैपिड ग्रोथ करना चाहिए। दूसरा, वेरी इंपॉर्टेंट, जेनेटिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए।
ये आपको ध्यान रखनी है, छोटी छोटी बातें हैं, एमसीक्यू में बना के पूछेगा, ठीक है। तो इसकी जेनेटिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, कोई भी स्ट्रेन है जेनेटिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद नॉन टॉक्सिक टू ह्यूमन, ह्यूमन के लिए कैसा होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। चीपर सबस्ट्रेट, चीपर सबस्ट्रेट कन्वर्ट इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट। एक स्ट्रेन ऐसा हो जो आपके कोई भी चीपर सबस्ट्रेट है, मान लो हमारे पास कोई चीपर सबस्ट्रेट है, उसको एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में चेंज कर दे। फॉर एग्जांपल मोलेसिस है, मोलेसिस को एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर दे। ऐसा हमारा जो सबस्ट्रेट है चीपर हो और स्ट्रेन उसको वैल्यूएबल प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर दे। इट शुड बी genetically change if we want, अगर हम उसको जेनेटिकली चेंज करना चाहते हैं तो वो जेनेटिकली चेंज हो जाना चाहिए। इट शुड बी एमेनेबल टू जेनेटिक चेंज, वो जेनेटिकली चेंज हो जाना चाहिए अगर हम चाहते हैं, ऐसा होना चाहिए उसका करैक्टर। It should remove undesirable compound during downstream processing। अगर कोई डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग चल रही है, उस दौरान कोई अनडिजायरेबल कंपाउंड बाहर से आता है तो उसको रिमूव करने की कैपेसिटी उसके अंदर होनी चाहिए। इट शुड हैव शॉर्टर कल्टीवेशन टाइम, इसका जो कल्टीवेशन टाइम हो वो भी शॉर्टर हो। इसके अलावा इट शुड have short fermentation time। तो ये रहेंगे एक आइडियल स्ट्रेन के कैरेक्टर्स कि उसके पास रैपिड ग्रोथ हो, जेनेटिक स्टेबिलिटी हो, इसके अलावा नॉन टॉक्सिक हो ह्यूमन के लिए। अगर कोई भी ह्यूमन उसका यूज कर रहा है, कोई बैक्टीरिया है, तो ह्यूमन के लिए नॉन टॉक्सिक हो, ह्यूमन को कोई नुकसान ना पहुंचाए। इसके अलावा चीपर सबस्ट्रेट को वैल्यूएबल प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर दे। इट शुड बी जेनेटिकली चेंज हो जाए जब हम चाहें, बट वैसे कैसा हो, जेनेटिक स्टेबल हो, जब हम चाहें तभी वो जेनेटिकली चेंज हो। इट शुड बी रिमूव अनडिजायरेबल प्रोडक्ट ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग जब हम कर रहे हैं तो उसके दौरान हवा के थ्रू या कोई भी और सबस्ट्रेट है उसके थ्रू जब जेनेटिकली अनडिजायरेबल प्रोडक्ट उसके अंदर इंटर कर जाते हैं, अनडिजायरेबल प्रोडक्ट उसके अंदर इंटर कर जाते हैं, तो उसको रिमूव करने की जो कैपेसिटी है उसके अंदर होनी चाहिए। इट शुड हैव शॉर्टर कल्टीवेशन टाइम, इसके पास एक छोटा कल्टीवेशन टाइम होना चाहिए कि कम समय में कल्टीवेट हो जाएं और छोटे ही समय में फर्मेंटेशन प्रोसेस करवा दें, प्रोडक्ट जल्दी तैयार करवाने की कैपेसिटी इनके अंदर होनी चाहिए। हैं स्ट्रेन इंप्रूवमेंट। व्हाट इज स्ट्रेन इंप्रूवमेंट? इम्प्रूवमेंट, स्ट्रेन इंप्रूवमेंट क्या होता है? टेक्निकली या बायोलॉजिकली वी चेंज द स्ट्रेन, हम किसी स्ट्रेन को चेंज कर रहे हैं या उसके अंदर इंप्रूवमेंट कर रहे हैं टू इनहांस द मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ
स्ट्रेन। एक स्ट्रेन की मेटाबॉलिक प्रोसेस है, उसको एनहांस करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, किसी स्ट्रेन के अंदर इंप्रूवमेंट कर रहे हैं ताकि वो क्या करे, प्रोडक्ट को और जल्दी बनाए। हो सकता है वो प्रोडक्ट को और जल्दी बनाए या मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट उससे हम गेट कर पाए। वी कैन गेट मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट बाय द इंप्रूवमेंट स्ट्रेन। इंप्रूवमेंटेड स्ट्रेन से हम मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट गेट कर पाए, ऐसी पोजीशन या ऐसी स्थिति हमें प्रोवाइड करवा दे एक स्ट्रेन इंप्रूवमेंट प्रोसेस। स्ट्रेन इंप्रूवमेंट प्रोसेस हम करवा रहे हैं, इसके पर्पस क्या हो सकते हैं, पर्पस ऑफ स्ट्रेन इंप्रूवमेंट प्रोसेस। स्ट्रेन इंप्रूवमेंट प्रोसेस में सबसे पहला पर्पस तो यही है, टू एनहांस द एक्टिविटी ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन की एक्टिविटी को इनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ठीक है, इसकी जरूरत होती है। सेकंड, रेगुलेट द एंजाइम। कोई एंजाइम प्रोसेस कर रहा है, उस एंजाइम की प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए हमें ये चीज चाहिए। इंट्रोड्यूसिंग न्यू जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनटू एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यू जेनेटिक इंफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करवाना भी क्या कहलाता है, इसका एक पर्पज ही बोला जाएगा। इसका पर्पज ही बोल देंगे कि इसके पर्पज के लिए, पर्पज में 3 आ जाएंगे हमारे पास। तो एनहांस द एक्टिविटी ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन की एक्टिविटी को एनहांस करना, एंजाइम की एक्टिविटी को रेगुलेट करना, और इंट्रोड्यूसिंग न्यू जेनेटिक इंफॉर्मेशन इनटू एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक न्यू इंफॉर्मेशन डाउनलोड करना, ठीक है। तो ये कुछ पर्पज रहेंगे। और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। जैसा हमारी प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम देख चुके हैं, स्क्रीनिंग की प्रोसेस, डिफरेंट जो प्रोसेस थी, उसके बाद के स्टेप हैं कि हमने एक स्ट्रेन लिया, उसको इम्प्रूव करवाना है, तो हम उस स्ट्रेन को इम्प्रूव कैसे करवाएंगे। तो उसके बाद की जो प्रोसेस है वो हम देख रहे हैं अभी। तो स्ट्रेन इंप्रूवमेंट के लिए स्टेप कौन कौन से होंगे, स्ट्रेन इंप्रूवमेंट। स्ट्रेन से आप क्या समझते हैं, स्ट्रेन मतलब कोई डीएनए है, जीन है, उसके अंदर कुछ चेंज करवाना, तो उसको बोल देते हैं हम स्ट्रेन इंप्रूवमेंट। वैसे तो डेफिनेशन में क्लियर हो गया होगा। तो इसके 3 स्टेप हैं। स्ट्रेन इंप्रूवमेंट कैरी 3 स्टेप्स। सबसे फर्स्ट स्टेप है, उसके अंदर आता है म्यूटेंट सिलेक्शन। म्यूटेंट का सिलेक्शन करना, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, रिकॉम्बिनेशन। सेकेंड स्टेप में आएगा रिकॉम्बिनेशन। और थर्ड स्टेप में हम रीड करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मेनली किसमें होती है, बैक्टीरिया के अंदर मिलती है। अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट स्टेप के अंदर, म्यूटेंट सिलेक्शन। अच्छा, म्यूटेंट सिलेक्शन, इसको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ एक डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। छोटी छोटी जो डेफिनेशंस है वो देखनी पड़ेगी। छोटी छोटी जो डेफिनेशन है उनको हम देखेंगे। मुझे भी बार बार देखना पड़ता है कि वीडियो चल रही है या नहीं। तो म्यूटेंट सिलेक्शन, इसमें छोटी छोटी डेफिनेशन है। जैसे सबसे पहले म्यूटेशन, हम देखते हैं म्यूटेशन। व्हाट इज म्यूटेशन? सडन हेरिडिटरी चेंज। किसी भी सेल के अंदर या जेनेटिक मटेरियल के अंदर अ सडन, 10वीं में हम पढ़ते हैं ना, सडन हेरिडिटरी चेंज। एक सडन चेंज हो जाए या हेरिडिटरी चेंज हो जाए डीएनए के अंदर या जेनेटिक इंफॉर्मेशन के अंदर एक ऑर्गेनिज्म में, उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। और इसके बाद एक टॉपिक आता है म्यूटाजीन्स। म्यूटाजीन,
ये होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द म्यूटेशन इन एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म में एनालिसिस या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दीज आर responsible factors for mutation in an organism। एक ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन हो रही है, एक ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है, तो उसको हम बोल देते हैं म्यूटाजीन्स। किसके ऊपर डिपेंड रहेगी? वो म्यूटाजीन्स के ऊपर डिपेंड रहेगी। और जो हो रही है एक्टिविटी उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। एक्टिविटी हो रही है उसको म्यूटेशन, और किसके कारण हो रही है उसको हम बोलते हैं म्यूटाजीन्स। किसके कारण हो रही है उसको हम बोलते हैं म्यूटाजीन्स। फॉर एग्जाम्पल, एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल सेल में डीएनए में कुछ चेंज हो रहा है। इस बैक्टीरियल सेल में डीएनए में कुछ चेंज हो रहा है। अभी ध्यान देना, एक बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल, इसके डीएनए में, इसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन में, यहां से मैं इसके ऊपर एक्सरे डाल रहा हूं, ये एक्सरे इसके ऊपर मैं डाल रहा हूं, एक्सरेज, यहां से एक्सरेज। तो इसके कारण क्या होगा? इसका जो डीएनए होगा, इसके डीएनए में कुछ चेंज आ जाएगा। मान लो इसके डीएनए में कुछ चेंज आया, ऐसा चेंज आया, अभी बी कैपिटल लिख दिया है मैंने वहां पे, तो वो थोड़ा सा चेंज दिखाने के लिए। तो इसके डीएनए में चेंज आया। ये जो चेंज किसके कारण आया? पूरा का पूरा ये डीएनए था एक बैक्टीरिया का, इसके डीएनए में चेंज आया जिसको हम बोल रहे हैं म्यूटेशन। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? म्यूटेशन। म्यूटेशन के कारण इसके अंदर क्या आया? चेंज आया। अब वो चेंज किसके कारण आया? एक्सरे के कारण। और एक्सरे को हम क्या बोल देते हैं? म्यूटाजीन। म्यूटाजीन, एक्सरे को हम क्या बोल देंगे? म्यूटाजीन। चेंज किसके कारण आया? एक्सरे के कारण। इसको हमने क्या बोला? म्यूटाजीन। और चेंज की प्रोसेस, चेंज जो आया वो चेंज की प्रोसेस क्या कहलाई गई? म्यूटेशन। वो चेंज की प्रोसेस क्या कहलाई? म्यूटेशन। और जिस सेल के अंदर चेंज आया, जिस सेल के अंदर चेंज आया उसको हमने बोल दिया म्यूटेंट। इसको हमने क्या बोल दिया? म्यूटेंट। अब क्लियर है? जिसके कारण चेंज आया म्यूटाजीन, और जिस प्रोसेस जो चेंज कर रही थी उसको म्यूटेशन, और जो सेल जिसके अंदर चेंज हुआ उसको बोल दिया म्यूटेंट। तीनों क्लियर है? तो अब बात करते हैं म्यूटेशन। जो म्यूटेशन है इसके टाइप की, इसके होते हैं दो टाइप, टू टाइप हैं म्यूटेशन के। जो फर्स्ट टाइप रहेगा म्यूटेशन का उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। और सेकंड उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशन। एक हो जाएगा स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, दूसरा हो जाएगा इंड्यूस्ड म्यूटेशन। अब डिफरेंस क्या है इन दोनों में? जब किसी भी सेल के जेनेटिक इंफॉर्मेशन में चेंज हो जाए, चेंज विदाउट ट्रीटमेंट, मतलब अपने आप से चेंज हो जाए, सेल के अंदर अपने आप से चेंज हो जाए, ऐसे चेंज को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। और जब सेल के अंदर चेंज करवाना पड़े विद एनी ट्रीटमेंट, सेल की जेनेटिक इंफॉर्मेशन अगर चेंज हो रही है विद एनी ट्रीटमेंट, देन वी से इट इज इंड्यूस्ड म्यूटेशन। जो इंड्यूस्ड म्यूटेशन है वो कुछ केमिकल या कुछ फिजिकल फैक्टर के ऊपर डिपेंड रहती है, फिजिकल फैक्टर के ऊपर डिपेंड रहती है। कुछ केमिकल फैक्टर या कुछ फिजिकल फैक्टर जिनके ऊपर ये डिपेंड रहती है। केमिकल फैक्टर हो जाएगा एक्रिडीन डाई, एक्रिडीन डाई, और फिजिकल फैक्टर में एक्सरे, हीट, ये वगैरह वगैरह फिजिकल फैक्टर के अंदर आ जाएंगे। तो स्पॉन्टेनियस और
इंड्यूस्ड म्यूटेशन हमने कर लिया। अब हम चलते हैं आगे। जो मेजर है म्यूटेशन के अंदर, जो मेजर टाइप के स्ट्रेन्स देखने को मिलते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेन इंप्रूवमेंट होती है, उनको हम बोलते हैं मेजर म्यूटेंट। मेजर म्यूटेंट में आ जाता है हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस सबसे पहला म्यूटेंट है। अच्छा, इसके अंदर क्या हुआ, नॉर्मली जब ये था, म्यूटेशन से पहले की बात, नॉर्मली जब ये था तब ये क्या बना रहा था, स्ट्रेप्टोमाइसिन, और इसके अलावा एक चीज और बना रहा था, मोनोसिडो स्ट्रेप्टोमाइसिन, मोनोसिडो स्ट्रेप्टोमाइसिन। दिक्कत क्या थी कि जो स्ट्रेप्टोमाइसिन था ये बना रहा था ये 40%, इसकी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है, ये हमें चाहिए, ये बन रहा था 40% और ये बन रहा था 60% के लगभग। इसके अंदर कोई एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी नहीं होती, बट हमें कौन सा चाहिए था, ये। तो हमने क्या किया, जब इसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन चेंज कर दी, जब इसके अंदर म्यूटेशन हुई, तब बाजी पलट गई। जब इसके अंदर म्यूटेशन हुई तब क्या हुआ, जो स्ट्रेप्टोमाइसिन था उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर गई, और मोनोसिडोस्ट्रेप्टोमाइसिन था इसकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज कर गई। जो हमें चाहिए था, ऐसा ही तो हमें चाहिए था, इसकी प्रॉपर्टी, जो इसकी प्रोडक्टिविटी थी वो इंक्रीज कर गई, ये हमें चाहिए था, बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी। इसके अंदर एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है और हमें यही चाहिए था। तो इसकी 40 से 90% तक प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई और इसकी कम हो गई, जो हमें नहीं चाहिए था। तो हमारे पास डिजायरेबल प्रोडक्ट इंक्रीज हो गया और अनडिजायरेबल प्रोडक्ट डिक्रीज हो गया। और हुआ किसकी बदौलत, म्यूटेशन की बदौलत। किसको, म्यूटेशन। दूसरा, स्ट्रेप्टोमाइसिन ओराफेसियस, स्ट्रेप्टोमाइसिन ओराफेसियस, ये क्या करता था, ये टेट्रासाइक्लिन बनाता था, जो इतना मतलब रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्ट नहीं है कि हम इसको यूज कर सकें, इंडस्ट्रियल बेस के ऊपर यूज किए जा सके। ठीक है, तो इसके अंदर जब मॉडिफिकेशन हुई, म्यूटेशन हुई, म्यूटेशन के बाद इसके अंदर क्या चेंज हुआ, ये म्यूटेशन के बाद 6 मिथाइल टेट्रासाइक्लिन प्रोडक्ट बनाने लगा, विच इज एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। यूजफुल है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बोले, एक यूजफुल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इसने बनाया। तो ये क्या थे, ये 2 मेजर जीन थे जिनके अंदर चेंज हुआ और उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। ऐसे ही कुछ माइनर जीन हैं, उनको देखते हैं। अब आते हैं माइनर म्यूटेशन के ऊपर। माइनर म्यूटेशन में सबसे पहला हमें क्या पढ़ना है, पेनिसिलिन क्राइसोजीनस, जो इसका नॉर्मल प्रोडक्ट था पेनिसिलिन क्राइसोजीनस का, वो क्या करता था, नॉर्मली पेनिसिलिन प्रोड्यूस करता था, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज इसके अंदर भी देखने को हमें मिलती है, प्रॉपर्टीज होती है इसके अंदर भी हमें देखने को मिलती है एंटीबायोटिक। अब इसके अंदर क्या हुआ, म्यूटेशन हुई। जब इसके अंदर म्यूटेशन करवा दी गई, म्यूटेशन हुई और म्यूटेशन के कारण इसकी जो प्रोडक्टिविटी थी लगभग 55% इंक्रीज कर गई। इसकी जो प्रोडक्टिविटी थी लगभग 55% इंक्रीज कर गई फ्रॉम इट्स ओरिजिनल स्ट्रेन। मीनिंग समझ गई, मतलब म्यूटेशन से पहले जो इसका ओरिजिनल स्ट्रेन था वो 55% कम प्रोडक्ट
बना रहा था। और जैसे ही इसके अंदर म्यूटेशन करवाई गई, इस प्रोडक्ट के अंदर म्यूटेशन करवाई गई, तो इसकी जो प्रोडक्टिविटी थी 55% इंक्रीज कर गई। दूसरा, तो अब आता है आइसोलेशन ऑफ म्यूटेंट। मेन टॉपिक, आइसोलेशन ऑफ म्यूटेंट। अब हमें म्यूटेंट का आइसोलेट करना है, तो इसके लिए हमारे पास 4 मेथड रहेंगे। सबसे पहला मेथड है रेप्लिका प्लेटिंग टेक्निक। दूसरा जो मेथड रहेगा रेजिस्टेंस सिलेक्शन। थर्ड, सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन मेथड। फोर्थ, कार्सिनोजेनिक टेस्ट। कार्सिनोजेनिक टेस्ट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड माना जाता है। अब इसके अंदर रेप्लिका प्लेटिंग टेक्निक सबसे फर्स्ट जो चल रहा है हमारा म्यूटेंट सिलेक्शन, उसके अंदर ही आइसोलेशन ऑफ म्यूटेंट, म्यूटेंट का सिलेक्शन कैसे करना है उसी के अकॉर्डिंग ये 4 मेथड हैं। सबसे पहला है रेप्लिका प्लेटिंग टेक्निक। ये मेथड लीडरबर्ग ने 1952 में दिया था। ये मेथड लीडरबर्ग ने 1952 के अंदर दिया था। अकॉर्डिंग टू सिलिका प्लेट टेक्निक, इसके अंदर जो ऑक्सोट्रोपिक होते हैं, ऑक्सोट्रोप्स वो सरवाइव नहीं कर पाते। कहाँ पे? मिनिमल मीडिया के अंदर। मिनिमल मीडिया के अंदर ऐसा क्यों होता है? ऑक्सोट्रोप्स क्या होते हैं और वो क्यों नहीं सरवाइव कर पाते? ऐसा क्या होता है, ऑक्सोट्रोप क्या होते हैं और वो क्यों सरवाइव नहीं कर पाते? जानना चाहते हो तो आइए दिखाते हैं। ऑक्सोट्रोप्स क्या होते हैं? ऑक्सोट्रोप्स की अगर मैं बात करूं, ऑक्सोट्रोप्स आर म्यूटेंट सेल। ऑक्सोट्रोप्स कौन होते हैं? एक ऐसी म्यूटेंट सेल जिनके अंदर कुछ ना कुछ जेनेटिक इंफॉर्मेशन चेंज हो गई हो, जिनके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन चेंज हो गई हो, ऐसों को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सोट्रोप्स बोलते हैं। और ऑक्सोट्रोप मिनिमल मीडिया के अंदर सरवाइव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अगर उनकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन चेंज हुई है तो उनकी जो पावर होती है कार्बन को सिंथेसिस करने की, फूड बनाने की, वो पावर चली जाती है। अब उनको पका पकाया फूड चाहिए, अब ये खुद अपना फूड नहीं बना सकते, तो दे लोस्ट सिंथेसिस ऑफ कार्बन। अब उनको सीधा कार्बन या अमीनो एसिड चाहिए। तो सबसे पहले ये मेथड आया। एक तो सेल बनेगी वाइल्ड टाइप सेल और एक सेल बनेगी म्यूटेंट सेल। सबसे पहले ये मेथड आया कि उनको अगर ऐसे मीडिया के अंदर रखा जाए, मिनिमल मीडिया के अंदर, तो वो सरवाइव नहीं करेंगे। वहां पे सिर्फ वाइल्ड टाइप ही सेल सरवाइव कर पाएंगे, ऑक्सोट्रोप सरवाइव नहीं करेंगे क्योंकि उनको मीडिया नहीं मिलेगा। अगर उनके अंदर कुछ सिलेक्टिव टाइप मीडिया डाल दिया जाता है तो वो वहां पे सरवाइव करेंगे। दूसरा स्टेप आता है हमारा रेजिस्टेंस सिलेक्शन। दूसरा मेथड है रेजिस्टेंस सिलेक्शन। रेजिस्टेंस सिलेक्शन में हमें क्या देखने को मिलता है? जनरली जो वाइल्ड टाइप सेल होती है, वाइल्ड टाइप सेल और म्यूटेंट सेल अंतर पता है ना? वाइल्ड टाइप सेल वो सेल होती हैं जिनके अंदर म्यूटेशन नहीं होता, नॉर्मल सेल, और म्यूटेंट सेल जिनके अंदर म्यूटेशन हो जाता है। ठीक है, वाइल्ड टाइप सेल जनरली कोई भी रेजिस्टेंस शो नहीं होता, डोंट शो रेजिस्टेंस। इनके अकॉर्डिंग कोई भी रेजिस्टेंस शो नहीं होता अगर मीडियम के अंदर अगर एंटीबायोटिक सेल या फिर दूसरी
बैक्टीरियोफेज सेल प्रेजेंट है, तो कोई भी रेजिस्टेंस शो नहीं होता वाइल्ड टाइप सेल से, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर हम इसके अंदर बैक्टीरियम इंट्रोड्यूस करवा दें, इंट्रोड्यूस बैक्टीरियम, तब कुछ फर्क पड़ सकता है। और जो रेजिस्टेंस सेल है वो कॉलोनीज भी शो करेंगी। बैक्टीरियम जिनके अंदर म्यूटेशन हुआ है, बैक्टीरियोफेज क्या करता है, बैक्टीरिया को इनगल्फ करने का काम करता है, तो वहां पे हमें कुछ कॉलोनीज देखने को मिलेंगी। दूसरा रीजन ये हो सकता है। इसके अलावा हम थर्ड पे चलें, सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन मेथड। सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन मेथड, सबस्ट्रेट मीन जो बैक्टीरिया होंगे वो एक अलग टाइप का, मतलब सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करेंगे। तब हमें पता चलेगा कि म्यूटेंट कौन सा है। उनकी कॉलोनी को देख के ही हमें पता चलेगा कि म्यूटेंट कौन सा है। किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करेंगे। आप दोनों ने सब्जेक्ट समझ लिया होगा, मैं सबस्ट्रेट लिख देता हूँ। तो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करेंगे। अब सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए, सबस्ट्रेट के अंदर, सबस्ट्रेट में क्या करते हैं, कुछ कार्बन मटेरियल डाल दिया जाता है, स्पेशल टाइप कार्बन मटेरियल इसके अंदर डाल दिया जाता है, पुट किया जाता है, जिसके ऊपर कुछ सिलेक्टिव बैक्टीरिया ही ग्रो कर सकते हैं। और वो जब कॉलोनीज बनाएंगे तो मेनली मैक्सिमम क्या होता है, कॉलोनीज वही बैक्टीरिया बनाते हैं जो म्यूटेंट होते हैं। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इतनी होती है, जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी कि म्यूटेंट ही कॉलोनी बनाते हैं। ऐसा हमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी देखने को मिलेगी। बट अगर मैं शुगर यूटिलाइजेशन मेथड की बात करूं, ठीक है, शुगर यूटिलाइजेशन मेथड की बात करूं, तो शुगर यूटिलाइजेशन बैक्टीरिया होते हैं जो शुगर यूटिलाइजेशन मेथड, इसमें क्या होता है, EMB कलरिंग शो करती है, कॉलोनीज, कलरिंग कॉलोनीज, कलर्ड कॉलोनीज बैक्टीरिया शो होते हैं EMB के कारण। और इसके अंदर एक चीज और, दो मेथड हैं EMB से, दो टाइप की डाई इसके अंदर यूज होती है, दो टाइप की जो डाइज है वो इसके अंदर यूज होगी। पहली इयोसिन, फर्स्ट डाई है इयोसिन, और सेकंड है मिथाइलिन ब्लू। फर्स्ट डाई है इयोसिन और दूसरी है मिथाइलिन ब्लू। ओनली डाई ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जो शुगर है इसके अंदर एक लैक्टोज, ठीक है, प्लस कार्बन प्लस कुछ अमीनो एसिड भी डाले जाते हैं, अब मैं बैक्टीरिया की बात करता हूं, तो बैक्टीरिया यहां पे दो टाइप के देखने को मिलते हैं। एक तो होंगे लैक प्लस और एक होंगे लैक नेगेटिव। एक होते हैं लैक पॉजिटिव, एक होते हैं लैक नेगेटिव। लैक पॉजिटिव जो बैक्टीरिया हैं वो कैसे होते हैं, वाइल्ड टाइप, समझ गए, वाइल्ड टाइप मतलब जिनके अंदर कोई म्यूटेशन नहीं है। दूसरा लैक नेगेटिव, ये कैसे होंगे, म्यूटेंट टाइप। अब देखना, अब अच्छे से समझ आएगा, जो म्यूटेंट टाइप है वो अलग सेल बनाते हैं, अलग सेल कॉलोनी बनाते हैं, और जो वाइल्ड टाइप है वो अलग सेल कॉलोनीज बनाते हैं। यहां से हमें समझ आ जाता है कि हमें कौन सी कॉलोनी उठानी है, ठीक है। तो लैक्टोज टाइप, लैक्टोज पॉजिटिव, जो लैक पॉजिटिव वाइल्ड टाइप है, ये क्या करते हैं, ये तो मिनिमल मीडिया में भी ग्रो हो सकते हैं क्योंकि इनके अंदर तो कोई म्यूटेशन नहीं है,
यही तो पढ़ते आए हैं हम अभी तक कि ये मिनिमल मीडिया के अंदर भी ग्रो हो सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, लैक्टोज का यूज करके, जो लैक्टोज है उसका यूज करके ये कॉलोनीज बनाएंगे डार्क पर्पल कलर की, डार्क पर्पल कलर की कॉलोनीज बना देंगे। यहां पे डार्क पर्पल कलर की कॉलोनीज बना देंगे। ये तो हो गए लैक पॉजिटिव वाले वाइल्ड टाइप। बट लैक नेगेटिव मिनिमल मीडिया के अंदर लैक्टोज का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो नॉर्मल है, ये कार्बन का सिंथेसिस नहीं करेंगे, फूड नहीं बनाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे। और मेहनत नहीं करेंगे तो इनको कैसा फूड चाहिए, बना बनाया कार्बन या अमीनो एसिड का ये सीधा यूज करेंगे, कार्बन या अमीनो एसिड का सीधा यूज करेंगे। जैसे आप नोट्स बनाने की बजाय सीधा देख रहे हो ना फटाफट, ऐसा ही होता है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमें सीधा पका पकाया कहाँ पे, कोई ना कोई साइट पे मिल जाता है नोट्स, ऐसा ही होता है। तो लैक नेगेटिव म्यूटेंट ये क्या करते हैं, सीधा बना बनाया फूड कार्बन या अमीनो एसिड का सीधा गेट कर लेते हैं, वहां से अमीनो एसिड यूज कर लिया, अमीनो एसिड, आलसी टाइप बैक्टीरिया बोल सकते हैं इनको, ठीक है। म्यूटेंट काम क्या होता है, आलसी टाइप इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ये अपना काम जल्दी निपटाना चाहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को इन्हांस करना चाहते हैं, ठीक है, कम समय में ज्यादा काम, यही स्ट्रेटजी होती है इनकी। तो अमीनो एसिड का यूज करके ये अब कलर नहीं शो करेंगे, क्योंकि कलर किसके कारण, लैक्टोज के कारण शो हो रहा था, बट ये अमीनो एसिड के कारण क्या होगा, कलर नहीं शो करेंगे और ये व्हाइट कलर की कॉलोनी बनाएंगे, व्हाइट कलर्ड कॉलोनी बना देंगे, व्हाइट कलर की कॉलोनी बना देंगे। तो यहां से ये डिफरेंस हो जाता है। तो हम उन व्हाइट कलर की कॉलोनी को उठा के एक प्लेट के अंदर और दूसरी प्लेट के अंदर, एक के अंदर हम डार्क पर्पल और दूसरी प्लेट के अंदर हम जो व्हाइट कॉलोनी है उनको ग्रो करवाएंगे और दोनों को फिर सबस्ट्रेट के रूप में यूज करेंगे और देखेंगे दोनों के जो सबस्ट्रेट के ऊपर मतलब काम करने की क्षमता है किसकी ज्यादा है, स्ट्रेन के अंदर कौन से के अंदर इंप्रूव हुआ है। तो दोनों को अलग अलग छोड़ देंगे अलग अलग सबस्ट्रेट के ऊपर और उनको हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे, वैल्यू को मेजर करेंगे। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी म्यूटेंट कॉलोनी की रहती है। यहां से हम चले थे शुगर यूटिलाइजेशन मेथड से। शुगर यूटिलाइजेशन मेथड क्या यहाँ पे होता है, EMB कॉलोनी, कलर्ड कॉलोनी बनती है और 2 डाइज होती है, इयोसिन मिथाइलिन ब्लू। दोनों डाइज के अंदर लैक्टोज, कार्बन और अमीनो एसिड ये सबस्ट्रेट के रूप में डाल दिए जाते हैं। और सबस्ट्रेट का यूज कौन करते हैं, 2 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, एक म्यूटेंट टाइप के होते हैं, एक वाइल्ड टाइप के होते हैं। और वाइल्ड टाइप के लैक पॉजिटिव लिख दिया मैंने, म्यूटेंट टाइप के लैक नेगेटिव लिख दिया। जो लैक पॉजिटिव होते हैं लैक्टोज का यूज करते हैं और डार्क पर्पल कॉलोनीज बना लेते हैं, यहां से आइडेंटिफाई हो जाएंगे। दूसरे अमीनो एसिड का यूज सीधा करेंगे, ये लैक्टोज का यूज नहीं कर सकते क्योंकि इनका म्यूटेंट क्या है, चेंज हो चुका है। म्यूटेंट मतलब इनके अंदर म्यूटेशन हो चुकी है और ये अमीनो एसिड का यूज करके व्हाइट कलर की कॉलोनीज बनाएंगे। तो ऐसा देखने को मिलता है सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन मेथड के अंदर। कार्सिनोजेनिक टेस्ट, ये बहुत जरूरी है। टू डिलीशन इसका मतलब रहेगा टू डिलीशन टॉक्सिक नेचर ऑफ स्ट्रेन। किसी स्ट्रेन का टॉक्सिक नेचर है उसको डिलीट करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। तो एमीज नाम के साइंटिस्ट थे, एमीज नाम के साइंटिस्ट 1973 में इन्होंने इस टेस्ट को अप्लाई किया। मतलब कार्सिनोजेनी मतलब कि किसी भी स्ट्रेन के अंदर कैंसरस टाइप की एक्टिविटी जन्म ले लेती है। कोई भी स्ट्रेन है उसके अंदर अगर कैंसरस एक्टिविटी ने जन्म ले लिया तो उस एक्टिविटी को डिलीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कार्सिनोजेनिक टेस्ट करना पड़ता है। उस एक्टिविटी को या उस स्ट्रेन को डिलीट करने के लिए हमें कार्सिनोजेनी टेस्ट करना पड़ता है। और कार्सिनोजेनी टेस्ट करने पर जो कार्सिनोजेनिक सेल होंगी, कार्सिनोजेनिक
स्ट्रेन होगा या तो वो स्ट्रेन चेंज हो जाएगा, मीन या तो वो वापस से वाइल्ड टाइप सेल के अंदर चेंज हो जाएगा, वाइल्ड टाइप सेल के अंदर वो चेंज हो जाएगा, या फिर क्या होगा इसके अलावा अगर हम कार्सिनोजेनी टेस्ट करते हैं, या तो वो वाइल्ड टाइप की सेल के अंदर चेंज हो गया, या फिर क्या करेगा न्यू सेल फॉर्म कर लेगा उस सेल के अंदर से, मीन कार्सिनोजेनी डिलीट हो जाएगी, कार्सिनोजेनी डिलीट हो जाएगी। अमीज ने ऐसा किया, अमीज ने ऐसा किया, तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, लो भाई कैप भी गिर गया, तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया साल्मोनेला टाइफियम, ये ले लिया, इनके म्यूटेंट को लिया और म्यूटेंट को किस में डाल दिया, हिस्टिडीन में। अब हिस्टिडीन में जब देखा उन्होंने, हिस्टिडीन में जब देखा वो म्यूटेंट अलग अलग नजर आ रहे थे, सारे के सारे म्यूटेंट कैसे, डिफरेंट डिफरेंट म्यूटेंट नजर आ रहे थे, अलग अलग। मतलब उस सॉल्यूशन के अंदर जितनी ज्यादा कॉलोनी नजर आई थी उतने ही ज्यादा म्यूटेंट थे। कहने का मतलब ये था मोर कॉलोनीज मीन्स, जितनी ज्यादा मोर कॉलोनीज मीन्स मोर म्यूटेंट, मोर कॉलोनीज मीन्स मोर म्यूटेंट, जितनी ज्यादा कॉलोनी थी उतनी ज्यादा म्यूटेंट थे। इंड्यूस्ड म्यूटेशन की बात हो रही है यहां पे, जितनी ज्यादा कॉलोनी थी उतने ज्यादा म्यूटेंट थे। अब उन्होंने उनको प्लेटिंग करना स्टार्ट किया, प्लेट के ऊपर डालना स्टार्ट किया। तो उससे पहले क्या किया, जो उन्होंने लीवर एक्सट्रैक्ट था वो लिया प्लेट के ऊपर। इसको भी लेने का एक रीजन है, और लीवर एक्सट्रैक्ट लिया और उन्होंने प्लेट के ऊपर पोरिंग कर दिया, डिस्क के ऊपर पोरिंग कर दिया, किसको, हिस्टिडीन प्लस साल्मोनेला टाइफियम वाले कल्चर मीडिया को इसके ऊपर डाल दिया, प्लेट के ऊपर डाल दिया। तो यहां पे ये कॉलोनीज नजर आ रही थी। अब इसके कारण, हिस्टिडीन के कारण क्या होगा, देखना हिस्टिडीन के कारण क्या होगा, जो हिस्टिडीन है, हिस्टिडीन के कारण क्या हुआ, यहां पे जो कार्सिनोजेनिक सेल थी, जो कैंसरस कोजिंग सेल थी, जो कार्सिनोजेनी थी, कार्सिनोजेनी सेल थी, ये कार्सिनोजेनिटी थी सेल की, वो किसमें, इलेक्ट्रोफाइल में चेंज हो गई, इलेक्ट्रोफाइल में चेंज हो गई। कार्सिनोजेनी ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रोफाइल करेक्टर, चार्जेस के अंदर चेंज हो गई और वो जाके कंबाइन कर गई डीएनए के साथ, कंबाइन विद डीएनए, वो जाके कंबाइन कर गई डीएनए के साथ, कंबाइन विद डीएनए। कार्सिनोजेनी से क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल बन गए और वो जाके कंबाइन कर गया डीएनए के साथ। और लीवर एक्सट्रैक्ट का क्या काम था, लीवर एक्सट्रैक्ट इतना ही काम कर रहा था कि इस चीज को प्रमोट कर रहा था, बस इस चीज को प्रमोट कर रहा था, कर दे भाई, ठीक है। क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि कार्सिनोजेनी है, इसको जितनी जल्दी कर दे उतना बेहतर है, ठीक है, नहीं तो हमारे लिए क्या करेगी, ये नुकसानदायक रहेगी। तो ये काम था लीवर एक्सट्रैक्ट का, उसको प्रमोट करना। तो जो लीवर एक्सट्रैक्ट था प्रमोट कर रहा था ट्रांसफॉर्मेशन को, ट्रांसफॉर्मेशन लिख देंगे हम यहां पे, ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कर रहा था, एनहांस कर रहा था, प्रमोट कर रहा था। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल ये कुछ एक फूड एडिटिव में देखने को मिलता है, फूड एडिटिव, और इसके अलावा डाइज के अंदर ये देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम आगे, थोड़ी सी एक बेसिक नॉलेज है। इंड्यूस्ड जो टाइप का म्यूटेशन था हमारा कंप्लीट हो चुका है, और इंड्यूस्ड टाइप के म्यूटेशन के अंदर ना हमें टी डाइमर देखने को मिलता है, क्योंकि ये डाइज के कारण होता है। और डाइज के कारण ऐसा होता है कि जो पायरिमिडीन है, इनके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, हाइड्रोजन
हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। और जो इंड्यूस्ड टाइप की इंड्यूस्ड टाइप की म्यूटेशन है वो किन किन कारणों से होती है? एक्सरे से हो जाएगी, एक्सरे से हो जाएगी, हीट से मैंने बताया था, और इसके अलावा क्लोरीन से भी हो जाएगी, क्लोरीनेशन करते हैं। इन चीजों से इंड्यूस्ड टाइप की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हो जाती है, म्यूटेशन है वो हो जाती है। अब आगे चलते हैं रिकॉम्बिनेंट पे। दूसरा मेथड आता है स्ट्रेन इंप्रूवमेंट का, जिसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन, तो रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? टू स्ट्रेन है, टू स्ट्रेन, इनसे एक न्यू स्ट्रेन जनरेट करना, इनसे एक न्यू स्ट्रेन जनरेट करना। द न्यू स्ट्रेन इज जनरेटेड बाय फ्रॉम अमंग टू स्ट्रेन। कोई दो स्ट्रेन प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल एक स्ट्रेन ये ए है और एक स्ट्रेन ये बी है, ए स्ट्रेन और ये बी स्ट्रेन। इन दोनों से एक न्यू स्ट्रेन बनाना, इन दोनों से एक न्यू स्ट्रेन बनाना, जिसको हम बोलते हैं सी टाइप ऑफ स्ट्रेन। इन दोनों से इनकी प्रॉपर्टी अलग होगी, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड टाइप स्ट्रेन, हाइब्रिड स्ट्रेन। इसको क्या बोलते हैं हम? हाइब्रिड स्ट्रेन। क्या बोलेंगे इसको? हाइब्रिड स्ट्रेन। तो पर्पस क्या हो सकते हैं? पर्पस, एक हम क्या करवा रहे हैं? रिकॉम्बिनेंट करवा रहे हैं दो सेल से, ठीक है। उसके पर्पस क्या हो सकते हैं? दोनों सेल से हमने थोड़ा थोड़ा जीन लिया और एक न्यू टाइप का जीन बना दिया। तो पर्पस क्या हो सकते हैं? पर्पस फर्स्ट आ जाएगा, किसी चीज का जेनेटिक एनालिसिस करना है, किसी चीज का जेनेटिक एनालिसिस करना है, या फिर दूसरा हमें क्या करना है? किसी का स्ट्रेन इंप्रूवमेंट करना है। थर्ड में हम क्या लिख सकते हैं? टू जनरेट न्यू प्रोडक्ट, हमें कोई नया प्रोडक्ट बनाना है, उसके लिए हमें ये पर्पस हो सकते हैं, हमारे लिए ये पर्पस हो सकते हैं रिकॉम्बिनेशन के। कौन कौन से हैं? जेनेटिक एनालिसिस, स्ट्रेन को इंप्रूव करवाना, या फिर कोई नया प्रोडक्ट बनाना। अब इनमें से हमें ये करना है जेनेटिक एनालिसिस। तो रिकॉम्बिनेशन के कुछ एक स्टेप होते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। सेकेंड स्टेप है उसमें हम पढ़ने वाले हैं कंजुगेशन, और थर्ड स्टेप है उसके अंदर हम क्रॉस ओवर वगैरह इनको देख सकते हैं, क्रॉस ओवर लिंकेज है इनको देख सकते हैं, जो थर्ड स्टेप है इसके अंदर। तो तीन इसके स्टेप रहेंगे रिकॉम्बिनेशन के। तो सबसे पहले जो स्टेप आता है ट्रांसफॉर्मेशन, उसको करते हैं हम। तो मैं यहीं कर लेता हूं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन होती क्या है? तो सबसे पहले हम करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन को। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? एक सेल ये है और एक सेल ये है, दो टाइप की सेल है। इस सेल को बोलते हैं डोनर सेल, इस सेल के अंदर कुछ डीएनए वगैरह है, ठीक है, और ऐसा ही डीएनए इस सेल के अंदर है। ये मैंने न्यूक्लियस बना लिया है ABCD, ठीक है, और ये इसका न्यूक्लियस है। यहाँ पे डीएनए है AB, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D टाइप का। इस सेल को बोलते हैं डोनर सेल। यहाँ से डीएनए लेंगे हम, इस सेल से डीएनए हमने बाहर निकाल लिया ABC और ये D, ठीक है, डोनर सेल। इसको बोलते हैं रेसिपिएंट सेल। अब दोनों आगे आई, इसका जो डीएनए था इसके अंदर इंटर करेगा, सेल बी के अंदर इंटर करेगा। ये सेल बी है, इस सेल को मैं नाम दे देता हूं ए। तो सेल बी के अंदर इंटर करेगा, इसके प्लाज्मिड के अंदर इंटर कर जाएगा। तो यहां पे फिर वही A, B, C और ये D।
तो यहां से ये इसके प्रोटोप्लाज्म के अंदर एंटर कर गया, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इसके प्रोटोप्लाज्म में एंटर कर गया ए बी डीएनए का कोई फ्रेगमेंट, ये एंटर कर गया। इसके प्रोटोप्लाज्म में जब ये फ्रेगमेंट एंटर किया तो इसको बोलते हैं हम रिकॉम्बिनेशन। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुई, ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी? रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन हुई। अब ये डीएनए एंजाइम के थ्रू फ्रेगमेंट के अंदर टूट जाएगा। जो इसके अंदर एंटर किया था एंजाइम के थ्रू फ्रेगमेंट के अंदर टूट जाएगा और यहां से एक फ्रेगमेंट न्यूक्लियर डीएनए के साथ जुड़ जाएगा। बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस तो होता ही नहीं, न्यूक्लियोलस बोल सकते हैं। जो डीएनए प्लाज्मिड डीएनए है उसके साथ वो जुड़ जाएगा और इस फ्रेगमेंट के साथ ये जुड़ जाएगा। यहां से ये फ्रेगमेंट आया और यहां पे ये जुड़ गया। ये मैं मान लेता हूं कैपिटल बी है और ये कैपिटल ए, ये बस ये कुछ फ्रेगमेंट है, ठीक है। और ये यहां इसके साथ जुड़ गया। यहां पे दिखाई दे रहा है ए और ये सी, इसको मैं लिख देता हूं डी। बी रिप्लेस हो गया, ये जुड़ गया। अब जो ये सेल बनी है इस सेल को बोल देते हैं हम रिकॉम्बिनेंट सेल। इस सेल को क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट सेल। इस सेल को क्या बोल देंगे? रिकॉम्बिनेंट सेल। बिकॉज इसके अंदर क्या हुआ? डीएनए का चेंज हो गया। इस सेल के अंदर क्या हुआ? हमें डीएनए का चेंज देखने को मिला और ये जो डीएनए फ्रेगमेंट था ये फ्रेगमेंट के अंदर टूट गया, फ्रेगमेंटेड डीएनए बन गया। यहां पे जो डीएनए था वो फ्रेगमेंटेड डीएनए बन गया। या फिर ऐसी सेल जो ट्रांसफॉर्मेशन के कारण हुई है, जिसका रिजल्ट ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको हम बोल देते हैं जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म्ड सेल। ऐसी सेल को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिकली ट्रांसफॉर्म्ड सेल। इसका एक एग्जांपल प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन भी है। प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन भी है, उसको भी देख सकते हैं हम। तो मैं यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन दिखा रहा हूँ आपको। दो सेल होंगी ऐसे ही, न्यूक्लियस होंगे सेल के अंदर और सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। इसको क्या बोलते हैं हम? प्रोटोप्लाज्म। और ये क्या होगा? न्यूक्लियस। दोनों सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब ये सेल क्या करेंगी? पास पास आएंगी, बैक्टीरियल सेल है, पास पास आएंगी तो अडेसिव फोर्स लगेगी इनके अंदर। अडेसिव फोर्स लगेगी यूं। अडेसिव फोर्स के कारण ये दोनों आपस में क्या कर जाएंगी? चिपक जाएंगे। अडेसिव फोर्स, अडेसिव फोर्स के कारण ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ चिपक गई। अब क्या होगा? यहां से फिर आगे जाएंगी। अब ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाएंगी, मतलब दोनों की सेल मेम्ब्रेन एक हो जाएगी और दोनों का प्रोटोप्लाज्म एक हो जाएगा। दोनों का प्रोटोप्लाज्म एक हो जाएगा और इसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूजन। जब सेल फ्यूजन हुई तो एक दूसरे में इनका प्रोटोप्लाज्म मिक्स हो गया तो इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन। प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन। अब जब इसके आगे का स्टेप होगा तो ये पूरी की पूरी एक सेल बन जाएगी और इस सेल को हम बोलते हैं हाइब्रिड सेल, जिसमें दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए। ऐसी सेल को हम बोलते हैं हाइब्रिड सेल। ऐसी सेल को हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड सेल, विच इज ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। एक रिकॉम्बिनेशन का ही रिजल्ट है। इसका एक वेल एग्जांपल है रिकॉम्बिनेशन का, ट्रांसफॉर्मेशन का। ये देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन एग्जांपल। एक बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस और दूसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन टेजिवेरियस। ठीक है, ये दोनों ही अलग अलग सबसे पहले जो अपना प्रोडक्ट दे रहे थे, बिफोर रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन से पहले जो अपना प्रोडक्ट दे रहे थे उसका नाम इंडोल जाइमोसिन अलग अलग दे रहे थे। ये भी इंडोल जाइमोसिन और ये भी इंडोल जाइमोसिन।
क्या किया, इनका जब रिकॉम्बिनेशन करवा दिया गया, जब हाइब्रिड सेल बन गई, रिकॉम्बिनेशन के थ्रू हाइब्रिड सेल बनती है ना, एक हाइब्रिड सेल बन गई रिकॉम्बिनेशन के थ्रू, तो इनका जो प्रोडक्ट था रिकॉम्बिनेशन, इनका जो प्रोडक्ट था, जो प्रोडक्ट का नेम हो गया अब इंडोजाइमीन। प्रोडक्ट का नेम क्या हो गया, इंडोजाइन। और इंडोजाइन जो प्रोडक्ट था, इसकी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी थी, और इसी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी को रिसीव किया इंडस्ट्री ने यूज करना स्टार्ट कर दिया इसकी हाइब्रिड सेल को, ना कि दोनों को अलग अलग, क्योंकि दोनों क्या बना रहे थे, इंडोलजाइमोसिन प्रोडक्ट बना रहे थे, जो एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी तो थी बट कम थी। बट जब इनको इन्हांस किया गया एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी के लिए, तो इन्हांस करने के लिए रिकॉम्बिनेशन करवाई गई। अब रिकॉम्बिनेशन में हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। दूसरा स्टेप है कॉन्जुगेशन। तो अब हम बात करते हैं कॉन्जुगेशन की। मेनली किसके अंदर, बैक्टीरिया, जो रिकॉम्बिनेशन है बैक्टीरियल के अंदर देखने को मिलती है, बैक्टीरियल सेल होती है उन्हीं में। तो कॉन्जुगेशन में एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं सेक्स पिलाई, जो हेल्प करता है कॉन्जुगेशन प्रोसेस के अंदर, जिसके अंदर बैक्टीरिया क्या करता है, एक पॉजिटिव बैक्टीरिया नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर अपना डीएनए का कुछ पार्ट डाल देता है। तो यहीं से प्लाज्मिड का कुछ पार्ट डाल देता है। एक दो सेल बना लेते हैं हम। सबसे पहले इसके अंदर ये है एफ प्लाज्मिड, इसके अंदर ये है क्रोमोसोमल डीएनए, ये है एफ प्लाज्मिड और ये इसके अंदर है क्रोमोसोमल डीएनए, और यहां पे ये क्रोमोसोमल डीएनए हो जाएगा, सी डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए। अब बात करते हैं, ये दोनों बैक्टीरियल सेल हैं, कोई भी बैक्टीरिया की सेल है, ठीक है। इनके अंदर एक एक्सटर्नल करैक्टर होता है जिसको बोलते हैं हम सेक्स पिलाई। ये एक्सटर्नल करैक्टर, ये एक दूसरे के पास जाएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट सिर्फ वही करेंगे जो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। जो पॉजिटिव होते हैं चार्ज की तरह ही लेंगे, जो पॉजिटिव होते हैं वो रिपेल करेंगे, जो पॉजिटिव होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करने का काम करते हैं, ठीक है। जो पॉजिटिव होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करने का काम करते हैं, और जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों अपोजिट वाले ही क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। कैसे होगा, कैसे पता लगेगा हमें कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है? तो देखते हैं, एफ प्लाज्मिड, जिसके अंदर एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हम एफ नेगेटिव पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जिसके अंदर एफ प्लाज्मिड एब्सेंट होता है, एफ प्लाज्मिड एब्सेंट होता है, उसको बोलते हैं हम एफ नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं इस तरीके से, कुछ ऐसे एक दूसरे के पास आएंगे, और ये स्ट्रक्चर, ये डीएनए, इसका डीएनए मैं इस तरफ बना लेता हूं, अभी ये इसका पोर्शन खाली है, ठीक है। ये सेल ए थी, ये सेल बी है, ये एफ नेगेटिव है, ये एफ पॉजिटिव है, ठीक है। ये सेल ए है, ये सेल बी है। अब फिर ये दोबारा और पास आएंगे, कुछ इस तरीके का यूं स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके का यूं स्ट्रक्चर बनेगा, इसको बोलते हैं क्रोमोसोमल डीएनए। ये सेल ए है, ये सेल बी है, और यहां से जो प्लाज्मिड होगा वो इधर इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, यहां, ठीक है। जो प्लाज्मिड होगा वो एफ पॉजिटिव से एफ नेगेटिव में ट्रांसफर हो जाएगा, एफ पॉजिटिव से एफ नेगेटिव में प्लाज्मिड ट्रांसफर हो जाएगा,
ठीक है। और यहां पे मैं अब दोनों सेल को अलग अलग बना देता हूं। ये क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है, और ये प्लाज्मिड, इसके अंदर भी अब प्लाज्मिड आ गया, दोनों की दोनों क्या हो चुकी हैं, सेपरेट हो चुकी हैं। ये कौन सी थी, F पॉजिटिव, और ये कौन सी थी, F नेगेटिव नहीं बोलोगी, बस यही चीज है। अब यहां पे इसको F नेगेटिव नहीं बोलोगी, जिसके पास F प्लाज्मिड अब्सेंट होता है उसको हम F नेगेटिव बोलते हैं। अब इस टाइम पे ये किसका काम कर रही थी, डोनर का। इस टाइम पे ये किसका काम कर रही थी, डोनर का, और इस टाइम पे ये किसका काम कर रही थी, रिसीवर का। सबसे फर्स्ट स्टेप में हमने यही देखना है, जो F पॉजिटिव होता है वो डोनर होता है। अब ये F पॉजिटिव बन चुका है तो ये एक न्यू डोनर बन गया, न्यू डोनर। अब ये F नेगेटिव सेल को ढूंढेगा और उसके अंदर F प्लाज्मिड को ट्रांसफर कर देगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम कॉन्जुगेशन प्रोसेस, स्टेप वाइज प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन प्रोसेस, जिसके अंदर क्या करते हैं, दो बैक्टीरियल सेल है, एक F पॉजिटिव एक F नेगेटिव, ठीक है। तो यहां से कहानी स्टार्ट होती है, सेक्स पिलाई के थ्रू एक दूसरे के पास आएंगी, लिंक बनेगा, लिंक बनने के बाद दोनों, एक जो F पॉजिटिव होगी वो क्या करेगी, F प्लाज्मिड को ट्रांसफर कर देगी किसके अंदर, F नेगेटिव वाली सेल के अंदर, B सेल के अंदर। और जिस तरीके से ये ट्रांसफर हुआ, इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, कॉन्जुगेशन प्रोसेस। इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, कॉन्जुगेशन प्रोसेस। तो ये था हमारा रिकॉम्बिनेशन। इसके अलावा लिंकेज वगैरह है जो थोड़ा बहुत टॉपिक है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा ट्रांसफॉर्मेशन और कंजुगेशन ही रहता है रिकॉम्बिनेशन के अंदर। अब आगे चलते हैं, हम आगे बात करते हैं RDT की। थर्ड पार्ट आ जाता है हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। थर्ड मेथड है स्ट्रेन इंप्रूवमेंट का। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, आइसोलेशन करते हैं, आइसोलेशन ऑफ जीन और जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट की जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, ठीक है। आइसोलेशन एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग है, उसके क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब इसके अंदर देखा जाए तो इसके अंदर पूरा का पूरा DNA नहीं, एक जीन का यूज होता है और उस जीन को ट्रांसफर किया जाता है एक होस्ट सेल के अंदर, अकॉर्डिंग टू अवर इंटरेस्ट, हमारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टू अवर इंटरेस्ट एक जीन को एक होस्ट सेल के अंदर ट्रांसफर किया जाता है, जहां पे स्पेशल टाइप ऑफ जीन, जिनको हम बोल सकते हैं कि हम सिर्फ स्पेशल टाइप ऑफ जीन को ही क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। जहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि स्पेशल टाइप ऑफ सिलेक्टिव जीन को ही एक एप्रोप्रिएट एंजाइम की सहायता भी यहां पे हमें लेनी पड़ेगी। एप्रोप्रिएट एंजाइम, उनका यूज हम करेंगे और इनको एक सिलेक्टिव होस्ट के अंदर डाल देंगे, सिलेक्टिव होस्ट के अंदर जीन क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। तो इसके दो मेथड हैं, मेथड ऐसा करने की, ये डेफिनेशन समझ में आ गई। यहां पे एक जीन का एक सेगमेंट जाएगा जो क्या करेगा, एक एप्रोप्रिएट एंजाइम के थ्रू इसको होस्ट के अंदर ट्रांसफर कर देता है, एप्रोप्रिएट एंजाइम के थ्रू होस्ट के अंदर ट्रांसफर कर देता है। तो इसके दो मेथड रहेंगे। फर्स्ट मेथड, प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट
रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स बनाने हैं। दूसरा मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग, दूसरा स्टेप मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप करते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं, जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें डाला जाता है। जीन ऑफ इंटरेस्ट किसमें, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के अंदर, जो प्रोटीन है उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो यहां पे कुछ ट्रांसफर प्रोटीन्स ट्रांसफर किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसजीन्स। कुछ जीन का कुछ पार्ट, प्रोटीन ही होगा, जीन का कुछ पार्ट उसको ट्रांसफर किया जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसजीन्स, और उसी को हम बोल देते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। जो ट्रांसजीन पार्ट है उसी को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। और इसकी कॉमर्शियल वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, कॉमर्शियल वैल्यू इसकी बहुत ज्यादा होती है। कैसे, हार्मोन है, हार्मोन, इंसुलिन सुना होगा, ये इसका एग्जाम्पल है, एक बेस्ट एग्जाम्पल है इसका इंसुलिन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, फिर आता है मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग। मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, कोई भी जीन की या कोई भी ऑर्गेनिज्म की, कोई ऑर्गेनिज्म है उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इनहांस करते हैं हम टू ट्रांसफर जीन ऑफ इंटरेस्ट, GOI, टू ट्रांसफर जीन ऑफ इंटरेस्ट या फिर ट्रांसजीन, जैसा कि हमने प्रोटीन को किया, ट्रांसजीन। अब इस बार इसकी कौन सी एक्टिविटी पे इफेक्ट करना है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के ऊपर इफेक्ट करना है। तो इसको जब हम जीन ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू ट्रांसफर करते हैं, इनहांस करते हैं, तो इसी को हम बोल देते हैं मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग। इस स्टेप को हम क्या बोल देते हैं, मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग। क्या बोल देते हैं, मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग। छोटी शॉर्ट फॉर्म लिखी है मैंने, MBE, मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग। ठीक है, मतलब कौन सी एक्टिविटी इफेक्ट हो रही है इस टाइम पे, मेटाबॉलिक एक्टिविटी इफेक्ट हो रही है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, जब हम किसी सेगमेंट ऑफ जीन को ट्रांसफर करते हैं किसी भी सेल के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग। तो मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम ओवर प्रोडक्शन ऑफ अमीनो एसिड, ओवर प्रोडक्शन ऑफ अमीनो एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर एथेनॉल को प्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू ई कोलाई का यूज करके एथेनॉल को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड थे जो स्ट्रेन इंप्रूवमेंट में हेल्पफुल थे। अब बात करते हैं हम स्ट्रेन इंप्रूवमेंट की एप्लीकेशन के बारे में। व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेन इंप्रूवमेंट मेथड। अब बात करते हैं कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। एप्लीकेशन सबसे फर्स्ट है लार्ज स्केल पे, तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन। बहुत बड़े स्केल पे अगर वैक्सीन का प्रोडक्शन करना है तो वहां पे हमें इसकी एप्लीकेशन देखने को मिलती है। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो इंप्रूव करने के लिए, इंप्रूव प्रोडक्ट वैल्यू को इंप्रूव करने के लिए। टू ट्रीटेड, थर्ड आ जाएगा ट्रीट जेनेटिक डिजीज, SCID। जो जेनेटिक डिजीज है उनको ट्रीट करने के लिए इसकी वैल्यू है। और फोर्थ में ये प्रोड्यूस करता है मेडिकली या फिर बायोलॉजिकली यूजफुल प्रोडक्ट्स। लाइक एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं, इंसुलिन
क्या लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, इंसुलिन को लिख सकते हैं, जो मेडिकली यूजफुल प्रोडक्ट है उनका यूज करता है। तो 4 इसके एप्लीकेशन हो जाएंगी, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन वैक्सीन का, और इम्प्रूव प्रोडक्ट वैल्यू, ट्रीटिंग जेनेटिक डिसऑर्डर है उनको ट्रीट करने के लिए काम में लिया जा सकता है जो स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट मेथड है, और कुछ मेडिकल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए जैसे कि इंसुलिन। तो इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड हैं हम लिख सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट हमारे ये 4 रहेंगे एप्लीकेशन के अंदर। इसके बाद कुछ एक MCQ है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हम करने वाले हैं। तो नाउ कुछ एक MCQ है हमारे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रेन। बैक्टीरियल स्ट्रेन को इम्प्रूव करने के लिए हमें क्या चीज़ है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बैक्टीरियल स्ट्रेन अगर इम्प्रूव होगा तो उसके अंदर कंजुगेशन प्रोसेस आएगी, ये हमें पता है। ट्रांसडक्शन आएगा, ये भी हमें पता है, ठीक है। पैरासेक्सुअल साइकिल ये नहीं आएगी, ये इसका ऑप्शन बनेगा, ये ठीक रहेगा, राइट आंसर है। और ट्रांसफॉर्मेशन भी आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट इंड्यूस म्यूटेशन। ये मैं बता चुका हूँ भाई, इंड्यूस म्यूटेशन में जो पार्ट नहीं करता, मतलब जो इंड्यूस म्यूटेशन नहीं करवा सकता, कौन कौन हो जाएगा, एक्सरे है, गामा रे है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है। तीनों बताए थे मैंने, एक्सरे बताया था, गामा रे बताया था, क्लोरीन बताया था, बट ब्रोमीन नहीं होगा, ब्रोमीन नहीं करवा सकता। तो इसका राइट आंसर ब्रोमीन हो जाएगा, बी। द इंड्यूस म्यूटेशन, थर्ड क्वेश्चन, द इंड्यूस म्यूटेशन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ। इंड्यूस म्यूटेशन में कौन रिजल्ट होता है, किस चीज का फॉर्मेशन होता है। तो AA डाइमर बनता है, TT डाइमर बनता है, CC डाइमर बनता है, या GG डाइमर बनता है। अभी जस्ट मैंने बताया था कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू HH बॉन्ड बनता है, तो यहां पे TT डाइमर बन जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियल कैरेक्टर ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन का एक आइडियल कैरेक्टर कौन सा है। एक आइडियल कैरेक्टर ऑफ स्ट्रेन करवाए थे, तो उसके अंदर हमने बात की थी कि स्ट्रेन कैसा होना चाहिए, रैपिड ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक बात है, होना ही चाहिए। नॉन टॉक्सिक टू ह्यूमन, ये भी ठीक है, ह्यूमन के लिए नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, ये भी तो एक आइडियल स्ट्रेन का कैरेक्टर है। उसकी जेनेटिक स्टेबिलिटी बनी रहनी चाहिए, ये भी ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज, डी आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ स्ट्रेन इंप्रूवमेंट। स्ट्रेन इंप्रूवमेंट हम क्यों करवाते हैं, उसके लिए मेन पर्पज कौन कौन से हमारे। इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करवाना है, इसलिए तो हम करवाते हैं। रेगुलेटिव द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, हमने आर रिकॉम्बिनेशन में पढ़ा था कि एंजाइम की जो प्रॉपर्टी है उसको रेगुलेट करने के लिए हम ऐसा करवाते हैं। इंक्रीज परमिएबिलिटी, ठीक है, परमिएबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। इंट्रोडक्शन टू न्यू जेनेटिक प्रॉपर्टीज, ऐसा करने के लिए भी करवाते हैं। तो इसके अंदर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबो, ऑप्शन नंबर ई इसके अंदर ठीक रहेगा, ऑल ऑफ दी अबो, सारे के सारे ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर हैज अ ग्रेट एप्लीकेशन इन स्ट्रेन इंप्रूवमेंट। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कैसे है देखो, इसके ऑप्शन पढ़ो। rDNA टेक्नोलॉजी, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ठीक है। अभी हमने जो पढ़ा उसके अंदर हमने ट्रांसडक्शन मेथड नहीं पढ़ा, तो सबको लगता होगा कि इसका आंसर यही है, बट ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से देखो। ग्रेट एप्लीकेशन किसकी है, प्रोसीजर, ग्रेट एप्लीकेशन कौन सा यूज किया जाता है मोस्टली। अब हम अगर इसको पूरा ध्यान से देखेंगे तो ट्रांसडक्शन, कॉन्जुगेशन और ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन किसके पार्ट हैं, rDNA टेक्नोलॉजी के ही पार्ट है। rDNA टेक्नोलॉजी, इसके अंदर ही हम इनको पढ़ते हैं। rDNA टेक्नोलॉजी में हमने पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन जिसको क्रॉसिंग ओवर बोल रहा था मैं, ठीक है, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन। ये तीनों हम इसके अंडर ही पढ़ते हैं, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर नंबर ए, ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये थे कुछ MCQ, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।